कब हुई थी? 1917 में हुई थी। कब हुई थी? ठीक है। जब रूस की क्रांति हुई थी तो वहां का शासक कौन था? शासक था जार निकोलस द्वितीय। ठीक है। जार निकोलस द्वितीय क्रांति के बाद तो हट गया ये। जब रूस में जब क्रांति घटी तो क्या हो गया ये? इसको तो हटना पड़ा। अब इसके बाद शासक कौन बना? वाह, गुड। कौन बना बोलो? केरेंस्की। समझ में आ रही बात? देखो, रूस में दो पार्टियां थी। एक पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी। कौन सी पार्टी थी? बोल्शेविक पार्टी। ठीक है। और एक था तुम्हारा मेनशेविक पार्टी। कौन सा पार्टी? मेनशेविक पार्टी। समझ में आ रही बात? बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था वो लेनिन था। कौन था? और इसका था केरेंस्की। कौन था? केरेंस्की। समझ में आया बात? तो जब जार निकोलस द्वितीय जब हटा तो केरेंस्की की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी? केरेंस्की की सरकार बनी। ठीक है। केरेंस्की की सरकार बनी। और ये केरेंस्की जो है किस पार्टी का था? मेनशेविक दल का था। किसका था? मेनशेविक दल का। कुछ समय के बाद, दोनों को कुछ समय के बाद, ठीक है, केरेंस्की के बाद वहां का हेड कौन बना? लेनिन। लेनिन किस पार्टी का था? बोल्शेविक पार्टी का था। किस पार्टी का था? समझ गए? अब देखिए, लेनिन चाहता है कि अगला जो हेड बने ट्रोट्स्की बने। कौन बने? लेकिन ऐसा स्टालिन नहीं चाहता है। इसीलिए तुम देखोगे कि आगे चलकर स्टालिन जो है वो हेड बनेगा। ठीक है। तो नाम याद रखना, सबसे पहले कौन आएगा? केरेंस्की। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? फिर आएगा बच्चा लेनिन। ट्रोट्स्की बनने वाला था, लेकिन ट्रोट्स्की को और उसके सारे सपोर्टर को स्टालिन मार दिया। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लेनिन चाहता है कि कौन बने अब अगला हेड रूस का? ट्रोट्स्की। लेकिन स्टालिन चाहता है कि नहीं, हेड तो हम ही रहेंगे। सर, लेनिन क्यों चाहता? लेनिन चाहता था क्योंकि उसको अच्छा मानता था, उसका शिष्य था, उसका चेला था वो। लेकिन स्टालिन चाहता है कि नहीं, स्टालिन भी उसी का चेला था, लेनिन का ही, लेकिन फिर भी स्टालिन चाहता है कि वो हेड बने। कैसे होता है कि परिवार में दो भाई होते हैं तो पिताजी चाहते हैं कि अब ये, समझा रहा बात? हाँ। चलो ध्यान देना। तो अब ये समझ में आ गया, केरेंस्की फिर लेनिन। ट्रोट्स्की बन सकता था लेकिन ट्रोट्स्की नहीं बना। कौन बना? स्टालिन बना। इतना याद रहेगा कि नहीं? जल्दी बताओ। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? तो उसकी दो किताबें हैं। एक किताब का नाम है दास कैपिटल, ठीक है, और एक किताब का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम है बच्चा? बोलो। मैनिफेस्टो। ठीक है। ये दोनों इसकी किताबें हैं, कार्ल मार्क्स की किताबें, इसी की लिखी हुई किताबें हैं। कोई दिक्कत नहीं। लेनिन ने भी एक किताब लिखी थी, उसका नाम है अप्रैल थीसिस। क्या नाम है? ठीक है। कोई पूछ देगा कि अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? तो लेनिन की रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? पक्का? दास कैपिटल किसकी रचना है? पक्का? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? अप्रैल थीसिस किसकी रचना है?
दास कैपिटल किसकी रचना है? पक्का ना? चलिए बहुत बढ़िया। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स, समझ गए? अप्रैल थीसिस लेनिन। हम सब चीज तुमको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये सब चीज दिमाग में रखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, ठीक है ना? एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछता है उसके लिए, ठीक है? कुछ नहीं उतारिए, ये आप तक पहुंच जाएगा आज, ठीक है? आप घर जाइएगा, ठीक है ना, तो आप YouTube खोलिएगा तो आपको सब चीज दिख जाएगा। आप अपना घर पर इसको फिर से अपना जाकर रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? एक बार तो यहां पढ़ा दिए, फिर घर पर जाकर उसको देखना है। अप्रैल थीसिस बोलो किसकी रचना है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। कार्ल मार्क्स की मृत्यु पूछ देगा। बोलो कार्ल मार्क्स कब मरा था? 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु, ठीक है बच्चा? कहां मरा था? लंदन में मरा था। कहां मरा था? ठीक है, कोई दिक्कत? लेनिन कब मरा बच्चा? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में उसकी मृत्यु हुई, ठीक है? मृत्यु से पहले जो है लेनिन लेकर आया था नई आर्थिक नीति। क्या लेकर आया था? नई आर्थिक नीति। ये 1921 में लेकर आया था। क्या लेकर आया था? 1921 में। देखिए नई आर्थिक नीति है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है? नई आर्थिक नीति है क्या? देखिए लेनिन जब रूस का हेड बना तो उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, मतलब निजी संपत्ति नहीं। जैसे अभी हमारा घर अपना निजी संपत्ति है, कार है, जमीन है, सब हमारा प्राइवेट होता है ना, सरकारी थोड़ी है सब। लेकिन लेनिन ने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, सब सरकार देगी। तो जब सरकार ही देगी तो हम मेहनत क्यों करेंगे? हम क्यों पढ़ेंगे? हम कुछ नहीं भी करेंगे तो सरकार देगी ही। तो इसका परिणाम यह हुआ कि रूस में जो है सारी गतिविधियां बंद हो गई। सब आदमी घर पे बैठने लगा कि भाई छोड़ो, जब सरकार कर ही नहीं देता मेहनत क्यों करेंगे? क्योंकि रूस में प्राइवेट प्रॉपर्टी, देखो रूस में क्या था? साम्यवादी शासन, है कि नहीं? और साम्यवादी और समाजवादी शासन क्या कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, सब सरकार देगी। क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगा तो समाज में अमीरी गरीबी रहेगी। जिस व्यक्ति के पास बहुत पैसा वो अमीर हो जाएगा, जिस व्यक्ति के पास बहुत कुछ है अमीर ही ना अमीर बनता है आगे चलकर। तुम देखोगे भारत में भी क्या हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो लेनिन कहा, लेनिन ने कार्ल मार्क्स कहा था, कार्ल मार्क्स की ही बात को लेनिन फॉलो किया, ठीक है? उसने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी दे देंगे तो कोई मुकेश अंबानी हो जाएगा, कोई रिक्शा चलाने वाला हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि भाई सब समाज में क्या रहे? बराबर रहे। क्या रहे? बराबर, ठीक है? तो बराबर है तो सबको सरकार करके देगी, ठीक है ना? लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि लोग कमाना ही छोड़ दिया। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? कोई दिक्कत? ठीक है, इसीलिए उसने कहा कि हम समाज में किसी को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखने देंगे, ठीक है? लेकिन आगे चलकर इससे समाज को क्या हुआ और अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान हुआ। तो लेनिन जो है 1921 में नई आर्थिक नीति लेकर आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें कुछ संपत्ति, इसको आप कह सकते हैं कुछ संपत्ति रखने की छूट दी गई। कुछ संपत्ति रखने की छूट दी गई। क्लियर है? कहा गया कि कुछ कुछ प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रख सकते, कुछ कुछ रख सकते हैं, हाँ थोड़ा बहुत, ठीक है? इसी को कहा गया नई आर्थिक नीति। 1921 में कौन लेकर आया, जल्दी बताओ? लेनिन लेकर आया। कौन लेकर आया? नई आर्थिक नीति कौन लेकर आया? लेनिन, ठीक है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हम लिखने के लिए थोड़ी बोले। अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? पक्का? ठीक है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? कहां हुई? ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? कहां हुई?
सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग जी, ठीक है, इसी जगह पे वो मरा था। क्लियर? लेनिन का बॉडी आज भी रखा हुआ है, उसको जलाया ना गया, उसको दफनाया नहीं गया, रखा हुआ म्यूजियम में उसका बॉडी। दुनिया के कुछ महान महान नेता हुए जिनके बॉडी को आज तक दफनाया गया ना जलाया गया, अभी नहीं उसको मम्मी मसाला लगा के रखा जाता है, मतलब मसाला हल्दी मिर्चा नहीं, मतलब ऐसा केमिकल की खराब नहीं हो बॉडी, ठीक है। जैसे एक तो आप लोग लेनिन का पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 में आपको हम एक नाम पढ़ाएंगे, हो ची मिन्ह जी, हो ची मिन्ह वियतनाम के लीडर थे, ठीक है ना, उनको भी आज तक रखा हुआ है, उनको जलाया दफनाया नहीं गया है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़िया है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए बताइए नई आर्थिक नीति कब लाई गई? 1921 में, ठीक है। जार निकोलस द्वितीय के बाद रूस में हेड कौन बना? केरेंस्की के बाद कौन बना? लेनिन के बाद कौन बना? स्टालिन के बाद कौन बना? आप अरे से कैसे नहीं बना कोई? स्टालिन के बाद कौन बना? ये आगे पढ़ना इंटर में तुम लोग को, ठीक है। या इंटर जब पॉलिटिकल साइंस रखोगे तो पढ़ना है। अभी फिलहाल ये जानो स्टालिन तक ही जानो, क्लियर है ना। स्टालिन के बाद भी है बहुत सारा, तो तुमको इंटर में पढ़ना है सब। चलो यहां ध्यान देना, एक क्वेश्चन जो तुमको और हम समझाने जा रहे हैं वो है बच्चे वर्ग संघर्ष के बारे में। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया कार्ल मार्क्स। कौन दिया इस सिद्धांत? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया कार्ल मार्क्स, ठीक है। वो कह रहा है कि जिस भी समाज में उद्योग धंधा है, औद्योगिकरण है, वहां पे दो प्रकार के लोग हो जाते हैं। एक हो जाता है पूंजीपति वर्ग। क्या हो जाता है? पूंजीपति, इसका बहुत पैसा है, ठीक है, जिसको उसने बुर्जुआ वर्ग कहा, अमीर वर्ग। एक वर्ग है जो सर्वहारा वर्ग है। कौन सा वर्ग है बच्चा? सर्वहारा वर्ग, इसको मजदूर वर्ग कह सकते हैं, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स कह रहा है कि देखो, कार्ल मार्क्स कह रहा है कि समाज में कोई धर्म जाति का विवाद नहीं है। समाज में बस दो ही वर्ग है, एक है अमीर, दूसरा है गरीब, ठीक है। वो कह रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों के मेहनत से अमीर बन जाते हैं। गरीब लोग मेहनत करता है और अमीर क्या करता है? अमीर होते चले जाते हैं। जैसे मुकेश अंबानी है, जैसे बड़ा बड़ा लोग है ना। और जो मजदूर वर्ग है, जो खूब मेहनत करता है लेकिन उसको वेतन ही नहीं मिलता है। अब समझ गए? ये वर्ग संघर्ष में तुम एक चीज याद रखना, ध्यान से सुनो तुम लोग, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो क्या होता है, होता ये है ना वितरण की समस्या। पहले इसको समझ लो, वितरण की समस्या क्या है, तब वर्ग संघर्ष और अच्छे समझ जाओ। वितरण की समस्या, जैसे मान लो कोई उद्योगपति कोई उद्योग लगाता है, कोई फैक्ट्री लगाया, तब फैक्ट्री लगाया तो उसको 1000 रुपए का मुनाफा हुआ, 1000 का मुनाफा हुआ। समझ गए बात को? लाभ हुआ, लाभ हुआ 1000 का, ठीक। अब 1000 का लाभ जो है वो कौन रखेगा? तो तुम कहोगे भाई जो उत्पादन हुआ उसमें तो कई लोग लगे हुए थे, एक आदमी तो प्रोडक्शन करेगा नहीं। एगो पैसा लगाया, कोई मेहनत किया, कोई गाड़ी चला के मार्केट तक पहुंचाया, कोई घर घर जाके सामान बेचा, सब इतना हुआ तब ना 1000 का मुनाफा हुआ। खाली हम फैक्ट्री में सामान बना के रख देंगे तो 1000 का मुनाफा हो जाएगा? नहीं ना होगा। बनाने वाला भी व्यक्ति है ना, लेबर। तो 1000 जो प्रॉफिट हुआ है वो कैसे बटेगा? तो कार्ल मार्क्स कहता है कि इसको बराबर बराबर बांटना चाहिए। जैसे जितना पूंजीपति रखेगा उतना ही लेबर रखेगा। बात समझ गए? तो कोई समाज में अमीरी गरीबी नहीं होगी, क्लियर। लेकिन पूंजीपति वर्ग का कहना है कि भाई हम पैसा लगाए तब तो लेबर आया काम करने की। लेबर फ्री में थोड़ी काम कर रहा था, हम रिस्क लिए। लेबर क्लास का कहना है कि अगर हम मेहनत ही नहीं करते तो तुम पैसा से पैसा कैसे बना लेते, हम आते ही नहीं तो। अब दोनों का अपना अपना तर्क है। पूंजीपति अपना तर्क रख रहा है, पूंजीपति चाहता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, और इसके चक्कर में वो क्या करता है कि लेबर का वेतन कम कर देता है। बोलो है कि नहीं? लेबर क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, जो कि पूंजीपति उसको देने के लिए तैयार
नहीं है। मालिक क्या चाहता, वेतन कम दे। मजदूर क्या चाहता, वेतन ज्यादा ले। यही संघर्ष है। बोलो, कार्ल मार्क्स देख रहा है कि भाई मालिक जो है, जो पूंजीपति वर्ग है, खूब मुनाफा कमा रहा है, लेकिन लेबर को कुछ नहीं दे रहा है, एकदम उसको जीने लायक भी नहीं दे रहा है पैसा। तो कार्ल मार्क्स इसी बात से दुखी था। तो उसने क्या कहा कि भाई संघर्ष करो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ। लेकिन तुमको पता है कि जब तक कार्ल मार्क्स जिंदा था कोई संघर्ष नहीं हुआ। ये सब संघर्ष हुआ कार्ल मार्क्स के मरने के बाद। जिंदगी भर कार्ल मार्क्स यही कहता रहा कि संघर्ष करो, अपना हक का आवाज उठाओ। समझ वाली बात। लेकिन मजदूर इतने जागरूक नहीं थे, या उस समय डर रहा होगा किसी बात का, तो उन्होंने संघर्ष नहीं किया। लेकिन जब कार्ल मार्क्स मरा, उसके बाद तुम देखो दुनिया के अलग अलग देशों में मजदूरों की अपनी अपनी क्या होने लगे, मजदूर यूनिटी बनने लगी, यूनिटी उनकी बनने लगी, मजदूर यूनाइटेड हुए। ठीक है, तुम देखो रूस में क्या हुआ, मजदूरों ने ही सत्ता पलट दिया। और आज तुम देख सकते हो भारत में, अभी पिछले हफ्ते की बात है, नोएडा में मजदूर और जो लेबर जो बिहार यूपी से कमाने जाते हैं, उनका वेतन महीने का 13,000 रुपया है। सोचिए, नोएडा एक महंगा शहर है दिल्ली के पास, 13,000 रुपये जिसको महीने का मिलेगा, वो कैसे क्या खाएगा, क्या घर का किराया देगा, और फिर क्या पैसा वो घर भेजेगा। इसको लेकर तुम देखोगे नोएडा में इतना हंगामा हो गया, काफी हिंसात्मक प्रदर्शन वहां हुआ है हिंसा से, और पुलिस का गाड़ी वाड़ी में फूंक दिया, आग लगा दिया, पलट दिया, मतलब नागरिकों को भी काफी परेशानी हुई। लेकिन बाद में जो फैक्ट्री का मालिक, उसको डिमांड मानना पड़ा। ठीक है, बात समझ गया ना। कहना पड़ा कि ठीक है भाई, हम आपका वेतन बढ़ाएंगे, अगर आप संडे को काम करने आइएगा तो डबल वेतन देंगे। बात समझ आ रही है ना। तो ये फैक्ट्रियों को झुकना पड़ा भाई। कहीं ना कहीं मजदूर जब आवाज उठाता है तो उसका जुबान किसका जुबान है, कार्ल मार्क्स का जुबान है। कार्ल मार्क्स जब मजदूर अपने हक की बात करता है तो कार्ल मार्क्स की जुबान से बात करता है। ठीक है ना। लेकिन भारत में तुम पूरा पूरा कार्ल मार्क्स को नहीं अपना सकते। कार्ल मार्क्स हिंसा की बात करता है, हिंसा, मार दो, काट दो, खून बहा दो। भारत बुद्ध, महावीर, नानक और गांधी का देश है। हम लोग मार काट करने वाले लोग नहीं है। इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मनवाते हैं। जब हमें लगता है कि भाई हमारा डिमांड पूरा नहीं होता, हम लोग हड़ताल कर देते हैं, ताला मार देते हैं, फैक्ट्री बंद कर देते हैं, काम करने नहीं जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन कार्ल मार्क्स तो दूसरा ही रास्ता बताया था। हम लोग कार्ल मार्क्स के रास्ते पर नहीं चल सकते। बात समझ गया ना। क्योंकि हम लोग भारत में, हमारी जो पॉलिसी रही है शुरू से क्या रही है, अहिंसा की नीति रही है। हम लोग हिंसा वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए भारत में जब किसी को डिमांड मनवाना होता है तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं। क्लियर है। वितरण का समस्या समझे तुम लोग के नहीं समझे। जो लाभ होगा वो कैसे बंटेगा। कार्ल मार्क्स क्या कर रहा है, बराबर बांटो। पूंजीपति वर्ग तैयार होगा इसके लिए, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो पूंजीपति वर्ग क्या है, 1,000 का मुनाफा हुआ तो 800 रुपया खुद रख लिया और 200 रुपया समय बांट दिया। तो लेबर रह गया, अमीर अमीर होता चला गया। और बोलो, पूंजीपति वर्ग का एक और चीज है, मान लो 1,000 का मुनाफा ही का होगा, 1,000 का नुकसान भी तो हो सकता है। बोलो, जब फैक्ट्री हो तो हाँ, तो जब नुकसान होगा तो तुम देखोगे 800 रुपया का नुकसान लेबर में बांट देगा, 200 रुपया का नुकसान खुद सहेगा। मतलब जहां नुकसान हुआ लेबर को बांट दिया और जहां फायदा हुआ अपने रख लिया। समझ आ रही बात। तो ये पूंजीपति वर्ग का एक चेहरा है जिसका विरोध हमेशा कार्ल मार्क्स करता रहा। ठीक है। दुनिया में जब तक शोषण रहेगा, असमानता रहेगी, और दुनिया में जब तक भेदभाव रहेगा, अमीरी गरीबी के नाम पे लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, कार्ल मार्क्स जिंदा रहेगा। अब समझा रहा बात। कार्ल मार्क्स हमेशा किसकी बात करता था, गरीबों की बात करता था, मजदूरों की बात करता था। ठीक है। कार्ल मार्क्स जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को अपनाने वाला पहला देश कौन था, रूस। आज कार्ल मार्क्स का सिद्धांत किस देश में लागू है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, चाइना में। कहा है, चाइना में। क्लियर है। कार्ल मार्क्स लोकतंत्र को पसंद नहीं करता था। कार्ल मार्क्स कहता था कि डेमोक्रेसी ठीक व्यवस्था नहीं है। वो कहता था, कार्ल मार्क्स जो है वो दो चीज के खिलाफ था, एक डेमोक्रेसी के खिलाफ था और दूसरा रिलीजन के खिलाफ था, धर्म के खिलाफ था। ठीक है ना। डेमोक्रेसी के खिलाफ इसलिए था क्योंकि उसका मानना था कि जब चुनाव होगा तो सिर्फ अमीर आदमी चुनाव जीत कर पहुंच जाएगा, गरीब आदमी कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। समझ वाली बात। कार्ल मार्क्स क्या बोलता है कि भाई जब चुनाव होगा तो कौन जीत के जाएगा, अमीर, गरीब आदमी कभी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि चुनाव प्रचार करने के लिए पैसा चाहिए, गरीब आदमी के पास नहीं होता है। क्लियर। कोई दिक्कत।
हाँ तो बिल्कुल सही है, हम कहा करें कार्ल मार्क्स गलत है? हम तो कह तो नहीं कि जब तक दुनिया में गरीबी है, शोषण है, कार्ल मार्क्स जिंदा रहेगा। जिंदा है तब ना किताब में पढ़ रहे हैं हम लोग उसको। जो व्यक्ति किताब में छप गया वो कभी नहीं मरा। गांधी नहीं मरते हैं कभी, भगत सिंह कभी नहीं मरते हैं, अंबेडकर कभी नहीं मरते हैं। क्यों? कहा जितने भी महान लोग जो किताबों में हैं उनको हम लोग हर दिन जिंदा कर देते हैं। देखो आज कार्ल मार्क्स जिंदा हो गया है, अगले क्लास में गांधी जी को जिंदा कर देंगे, फिर भगत सिंह को जिंदा कर देंगे। बोलो, जो व्यक्ति इतिहास की किताब में छप गया कभी नहीं मरा, वो अमर हो गया। समझे कि नहीं समझे? कार्ल मार्क्स चैप्टर 2 में पढ़ रहा है, चैप्टर 4 में जाकर तो गांधी जी पढ़ेगा, सब भगत सिंह पढ़ोगे, कभी मरे वो लोग? नहीं। उसी को कहते हैं अमर हो जाना। हाँ, हर साल क्या, हर दिन जिंदा करते हैं किसी न किसी क्लास में। अभी तुम्हारे क्लास में कार्ल मार्क्स को जिंदा कर दिए हैं, सुबह वाले क्लास में भगत सिंह को जिंदा किए हुए थे। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही आदमी को काम करना चाहिए, आदमी कभी नहीं मरे। तुम भी कुछ ऐसा काम समाज में करो कि तुम्हारा भी नाम इतिहास की किताब में छपे। कार्ल मार्क्स हो या गांधी जी या भगत सिंह या चंद्रशेखर या सुभाष चंद्र बोस, जो भी लोग हैं, अंबेडकर जी, ये सब अमर हो गए, नहीं हो गए? जो इतिहास की किताब में छप गए वो अमर हो गए। क्रांति नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर साहस पैदा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साहस। गलत को गलत बोलने का साहस और सही को सही बोलने का साहस। ठीक है? जिसके अंदर ये साहस आ गया वही इतिहास में स्थान पाता है। बात समझ आ रही है ना? लेकिन हम लोग डरते हैं, डरते हैं हर चीज से। हम लोग डरते हैं अपने परिवार से, डरते हैं समाज से, डरते हैं धर्म से। धर्म क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इसीलिए हम लोग कभी सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कह पाते हैं। फैमिली समाज का हिस्सा होता है, फैमिली है समाज का हिस्सा। जब तुम पढ़ती हो तो कहीं ना कहीं समाज से मिलती नहीं हो, समाज से कटना शुरू हो जाती हो, क्योंकि तुमको समाज की हकीकत समझ में आ जाती है। ठीक है? बात समझ आ रही है ना? जब तुम पढ़ोगी बहुत तो तुमको समझ में आएगा कि समाज क्या है, समाज किन तत्वों से मिलकर बना है। समाज में तुम देखो, आज भी समाज दहेज प्रथा, जाति प्रथा को समाप्त नहीं कर पाया। कानून से खत्म करना पड़ता है किसी चीज को, समाज खुद खत्म क्यों नहीं करता है? जब समाज इतना ही अच्छा है और समझदार है, तुम कहते हो ना कि समाज क्या कहेगा, तो समाज जब इतना ही समझदार है तो ये जानते हुए कि दहेज प्रथा खराब है, जानते हुए कि जाति प्रथा खराब है, क्यों नहीं खत्म कर देता है? हमको हर चीज के लिए कानून क्यों लाना पड़ता है? जब समाज इतना ही समझदार है तो समाज पे कानून का डंडा क्यों चलता है? समाज को खुद सुधार करना चाहिए अपने आप से। समाज दोनों प्रकार का होता है, समाज अच्छा भी हो सकता है, समाज बुरा भी हो सकता है। समाज महिलाओं का पक्षधर भी हो सकता है, समाज महिला विरोधी भी हो सकता है।